हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। क्योंकि इसी टाइप के जिस प्रकार हम इस प्रश्न पत्र को दिखाएंगे, इसी टाइप का प्रश्न पत्र आपके 2025 में भी पूछा जाएगा। तो एक ये मॉडल पेपर है, मैं यही कहूंगा कि 2-4 मॉडल पेपर जरूर आप देखिएगा, उसको तैयार करिएगा और उसके बाद आपको एग्जाम देने जाना है कभी भी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो देखिए 2024 का एक हमने यहाँ पर प्रश्न पत्र ले लिया है भौतिक विज्ञान का। ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, बल्कि पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो कैसे आपके प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है। 70 नंबर का ये आपका प्रश्न पत्र होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखना होता है, नाम लिखना होता है। ये प्रश्न पत्र का कोड है, कोड से भी आप पता कर सकते हैं 2024 में ये पूछा गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका 3 घंटे 15 मिनट का ये कुछ निर्देशांक होता है, मतलब पढ़ने वाला यहाँ पे होता है। प्रश्न पत्र आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे पेपर देने के लिए और 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो ये आपका कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, जिसको 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, ये सब लिखा गया है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है इस टाइप का नॉर्मल सी, जिससे आपका जो डर है, अंदर का भय है, वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ से हमारा खंड अ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे 6 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और यहां से आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो अब वो कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं देख लेते हैं जी। तो देखिए पहले के क में हमें पहला प्रश्न कह रहा है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ई है और जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, उनमें उनका क्या कर रहा है, एक लुईस कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो कौन होता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई जो रूट में 2 m होता है, या लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट में m होता है, या लेमडा इक्वल टू रूट में 2me/h होता है, या लेमडा इक्वल टू रूट में me/h होता है। तो ये बात आपको पता है कि क्या होता है आपका लेमडा इक्वल टू h रूट में 2me होता है। ये मतलब तरंगदैर्घ्य और e में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये बात आपको पता चल गया, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd, अनुगमन वेग को vd से दर्शाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। पहला कह रहा है कि vd समानुपाती होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के। दूसरा कह रहा है कि जो vd होता है अनुगमन वेग, वो नियतांक है, कांस्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या होता है, जो अनुगमन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जब हमने अनुगमन वेग पढ़ाया था तो वहीं पे हमने डिस्कस इस अभी के बारे में कर लिया था। मैं आशा करता हूं कि आपको जिस तरीके से हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आपने सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो ये सभी पता चल गया होगा आपको। ये तो आगे अभी हमें पढ़ना है, ठीक है ना, बट ये वाले तो हमने आपको करा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है आपसे, और एक मैं कह सकता हूँ कि रिक्वेस्ट भी है कि आप चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कीजिए। और उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि अब से हर मतलब प्रत्येक दिन आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक आपको शाम को 7 बजे, शाम को आपको 7 बजे आपको मिल रहे हैं वीडियो, और एक आपको
सुबह में आप सभी का जो भी डिमांड होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मुझे लगता है तो मैं 8 बजे अभी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। तो 8 बजे आपको सुबह में वीडियो मिल रहे हैं और 7 बजे आपको शाम को। तो आप रेगुलर इस टाइम पे बनकर और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। बात समझ गए ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए हमारा तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकीर्ण अल्फा कण का पथ होता है। मतलब जो अल्फा कण का पथ कैसा होता है, तो वृत्ताकार या प्रवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार या अति प्रवलयाकार। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्फा कण का जो पथ होता है वो अति प्रवलयाकार होता है। तो ये ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, याद करने वाला ये टॉपिक है, याद करना पड़ेगा आपको। अगला आता है घड़ी का प्रश्न। हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसके लिए? नीले प्रकाश के लिए या हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए या पीले प्रकाश के लिए? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस रंग के लिए? तो लाल रंग के लिए। इसलिए कहीं पर भी जो इंडिकेट करने के लिए वहां पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़े जी। चलिए, अभी तक हमने देखिए अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं यदि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगा। अच्छा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जो परिपथ है उसमें धारिता हो, केवल धारिता हो तो परिपथ में शक्ति कितनी होगी, क्या व्यय शक्ति होगी? तो ये बताइए केवल सी हो, अभी भी ना हो, क्यों भी ना हो, अभी भी ना हो, तो ये बताइए इसका ये कोई वैल्यू है? इसका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो शक्ति होगी वो P क्या होगा? 0 होगा ना। तो वही बात है, तो P यहाँ पे जो 0 है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अब देखिए यहाँ से हमारा हमारा प्रश्न आता है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अगला कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश, ध्यान से समझेंगे, कह रहे हैं 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब जो बल कह दिया F1 का मान 80 दे दिया, 80 न्यूटन। दूसरा कह रहे हैं कि जब उन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो उन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो देखिए ये दूसरा बल है तो F2 लिख दिया, इस पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो कह रहा है कि परावैद्युतांक, माध्यम में परावैद्युतांक होगा। तो परावैद्युतांक को जो याद रखेंगे, परावैद्युतांक को X से भी, P से भी, A से भी हम दर्शाते हैं। तो परावैद्युतांक का हमने फॉर्मूला बताया था कि F1/F2 होता है। यदि हम मान पुटअप करें, F1 का मान है 80, F2 का मान है 8, तो ये क्या हो जाएगा? 8 10 में 80, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो परावैद्युतांक का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे K से दर्शाया गया है परावैद्युतांक को, तो आप भी चाहें तो यहाँ पे K से दर्शा सकते हैं, X से भी दर्शाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो K हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए -10 है, +10, ये आ गया ना ऑप्शन, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, परावैद्युतांक F1/F2 होता है। ठीक है ना? यहां से ये वाला देखिए, ये वाला हमने सब कुछ आपको बताया ही है। ठीक है ना? ये वाला क्या है कि ये किसी वायु माध्यम के लिए है और ये किसी अन्य माध्यम के लिए है। तो वायु के सापेक्ष किसी 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है F1 है, और 2 ये क्या है कि किसी अन्य माध्यम में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F2 है, और इन दोनों का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। सब हमने पहले के करा दिए हैं टॉपिक। आप चाहें तो परावैद्युतांक ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लेंगे ना, तब भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां पे एक्सप्लेन हमने किया हुआ है। मुझे सब याद है। ठीक है ना? आप कहते हैं सर ये टॉपिक ये कैसे हम न्यूमेरिकल हमें आता नहीं है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे छूट जाता है,
कैसे छूटेगा भी क्या? जब आप डीप तक आपको स्टडी किए होंगे तो छूटने का सवाल ही नहीं है। और डीप में आप स्टडी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है छूटेगा ही, ठीक है ना। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी। मैंने आज ही अभी सुबह में ही अपलोड किया एक वीडियो। मैंने देखा फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अन्योन प्रेरण गुणांक का एक वीडियो अपलोड किया सुबह में, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे देखकर बहुत ही दुख होता है कि इतने सीरियस होकर आप सभी को अवेलेबल कराया जा रहा है सभी टॉपिक, फिर भी आप सभी का मतलब क्या कहें कि पता नहीं क्या हो जाता है। आप सभी को अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए, आप सभी को 1 मिनट में आज पढ़ के आज ही बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला दे, ऐसे आपको थंबनेल चाहिए तब जाकर आप स्टडी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, आप कब बात को समझेंगे? तो पढ़ाई कीजिए, समय है अभी, पढ़ाई कीजिए। देखिए अब हमारा आता है 1-1 नंबर वाला प्रश्न है, ज्यादातर परिभाषाएं ही पूछी जाएंगी। क्या कह रहा है कि लेंस की वायु की फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये एक छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न है। ये देखिए इस तरीके के घुमाने वाले प्रश्न को एक पर्सनली वीडियो में हम आपको कराएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर का आयनन विभव कितना होता है? तो हाइड्रोजन आबंध, जब हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें भी इन सभी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। लाइमर, बामर, श्रेणी, ये सब कुछ जब एक्सप्लेन करेंगे, सब हमने 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ था तो 2023 में हमने ये सभी टॉपिक कराए थे, तो अभी भी कराए जाएंगे, अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं है। अगला कहते हैं विद्युत चालकता को परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए, करा दिए हैं भैया, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यय करता है? मतलब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, ये आपको बता देना है। सब 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। अगला कह रहा है होल पर कितने आवेश होते हैं? देखिए होल पर कितने आवेश होते हैं ये जब पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। अगला कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के परिपथ का संकेत बताइए, ठीक है ना। तो पीएन संधि डायोड के परिपथ का क्या संकेत होता है सब अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है ना। अभी ये टॉपिक, अभी चैप्टर इतने तक हम पहुंचे नहीं है, ठीक है ना, पहुंचेंगे तो देखा जाएगा। अगला आ रहा है, अभी हम कहां पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हम चैप्टर अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी अभी तक हम कर रहे हैं, आगे भी जल्द से जल्द आपके सभी कंप्लीट होंगे। कह रहे हैं रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, मतलब किसकी अधिक होती है? इन दोनों में से। तो ये देखिए, ये जब आप पढ़ेंगे एक टॉपिक है ऐसे ही कुछ टॉपिक है, मुझे याद नहीं आ रहा है उस टॉपिक का नाम, ठीक है ना। तो उसमें सभी की आवृत्ति बताया गया है तरंगों की, ठीक है ना। तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आगे हम उसको कराएंगे तो आप देखिएगा। अगला आगे बढ़े जी। देखिए अगला आता है खंड स। खंड स में हमारा तीसरा का प्रश्न, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, एक एक करके समझिए। नाभिक की द्रव्यमान क्षमता और बंद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, हमने जब इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराए थे उसमें ये भी क्वेश्चन आपका ऐड था, याद होगा। अगला कह रहा है कि क्राउस कांच की द्वि अवतल लेंस बनाते हैं और लेंसों के पृष्ठ की त्रिज्या कितनी रखी जाएगी? लेंस की क्षमता इतना, ठीक है ना। क्रॉस कांच का अपवर्तनांक इतना है। देखिए एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी न्यूमेरिकल जब हम अभी तक तो मैंने लगभग 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल कराया है, और यदि आप कहेंगे तो और भी न्यूमेरिकल का कराया जाएगा, बट तैयारी में और इन सभी को भी देखा जाएगा, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल है उसको भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत की स्थितियों के एक प्रचलन को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताइए। अभी हमने VBI क्वेश्चन बताया था तो उसमें बताया था ना, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, एक होता है उत्क्रम अभिनत या जिसे हम पश्च अभिनत के नाम से भी जानते हैं,
पश्च अभिनत के नाम से भी। दोनों इंपॉर्टेंट है, सब हमने 2023 में मतलब 24 के बोर्ड एग्जाम के लिए कराया भी है, पुराने वीडियो हैं ये, आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, आगे भी इस वर्ष भी हम कराएंगे। अगला कह रहा है कि अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान को बढ़ा देने पर उसका जो परास और सुग्राहिता का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान यदि बढ़ा देने पर उसके परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, इन सभी पर हम आएंगे जी। चलिए, तो ये 2-2 नंबर वाले हमसे कितने 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां से फिर से हमें कितने 8 नंबर मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमें कितने नंबर ऊपर मिले हैं, तो ऊपर हमें 8 नंबर मिल चुके हैं। अब फिर से अब 3-3 नंबर वाले हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं 4। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्तल लेंस का न्यूनतम विचलन तथा वायु के सापेक्ष एक चौड़ाई रह जाएगी। यह दिया है कि जो ANG = 3/2 और ANW = 4/3। ANG का मतलब क्या है, A मतलब एयर है, G मतलब ग्लास है, तो किसका मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक का मान दिया है 3/2, और ये क्या है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है जो है 4/3। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। दूसरा ख आता है विस्थापन धारा को सार्थक की विवेचनाएं कीजिए। विस्थापन धारा बताइए, हमने कराया था ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके चालन धाराओं के बीच का कालांतर ज्ञात कीजिए। कालांतर भी आपको कराया गया है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला कहता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। बताइए, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये एक्सप्लेन किया था, इसको बताया गया है, तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। बाद में नहीं कहना है कि हमने आपको बताया नहीं, सब आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगला कह रहा है कि प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान इतना है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर अविशिष्ट प्लेटों के बीच का स्थिर अवस्था में संतुलित है, तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, जहां G बराबर क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये एक क्या है आपका, ये एक न्यूमेरिकल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फिगर दे दिया है, तो न्यूमेरिकल हम आएंगे जी, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहें, न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक है। वहां पे हम सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। न्यूमेरिकल अभी तक हमने लगभग 2 ही चैप्टर या 3 चैप्टर का, लगभग 2 चैप्टर का ही कराया गया है। तो अगर आपका डिमांड आता है तो न्यूमेरिकल का भी सीरीज आगे और भी बढ़ाया जाएगा। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। बताइए, 100% मुझे अभी भी याद है, मैंने इसको हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन किया था कि इसको भूल कर भी मिस नहीं करना है, हर वर्षों में पूछा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये इसके जो संचरण रेखाएं बनाइए, और संचरण रेखाएं विद्युत क्षेत्र आयाम तथा विद्युत क्षेत्र आयाम को दिखाइए। हमने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, और इसकी आप क्या पढ़ लीजिएगा, विशेषताएं। तो विशेषताएं यदि आपने पढ़ा होता अच्छे से तो ये भी आपको पता चल जाता। तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसकी विशेषताएं। बात समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये कितने नंबर, 3 नंबर वाला प्रश्न है, ये हमारा 3 नंबर वाला क्या है प्रश्न है। अगला देखिए, अब यहां से फिर से हमारा 3 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। अगला कह रहा है कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। बताइए, बताया था कि नहीं हमने, व्यतिकरण हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। समपोषी व्यतिकरण और विनाशीय व्यतिकरण की दिशा लिखिए। तो सिंपल सी बात है, व्यतिकरण और व्यतिकरण के ये दोनों टाइप होते हैं। यदि आप स्टडी कर लेते हैं वही आप लिख देंगे, 100% सही हो जाएगा। सब तो हमने कराया ही है पहले के भी, आज भी अगर आप लिखते हैं कि व्यतिकरण ब्रदर सर, तो आपको YouTube पर हमारा पर्सनली वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने इन सभी के बारे में एक्सप्लेन किया है। बताइए, 3 नंबर यूं ही आपको मिल जाते, सिंपल सा है। और मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, वैसे हम स्टडी कराने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल को हम कराएंगे जी, आप जैसे कहते हैं आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया जाएगा।
अगला हमारा फिर से आता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान होंगे। जब चालकों में धारा की दिशा समान होंगी तो उनके बीच क्या सा बल लगेगा, और चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी तो बल की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, वो आपको बताना है। तो सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। समांतर याद रखेंगे कि बात कर रहा है कि दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच बल की प्रकृति बात करना है, परंतु चालकों की जो धारा है वो विपरीत है, ठीक है ना, दिशा एक तो समान है एक की विपरीत है, ठीक है, सब कराया जाएगा। ये अभी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए हमने कहा था ना व्हीटस्टोन सेतु कि संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों का बीच के संबंध स्थापित कीजिए। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, अब यहाँ पे भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच का संबंध बताने को कह रहा है, वही पूछ रहा है PQ/RS। यही तो व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, फॉर्मूला है, यही सिद्धांत है ना, मतलब व्हीटस्टोन सेतु ही पूछा जा रहा है। केवल आप उसका सिद्धांत, रचना और इसकी गणना लिख देंगे, 100% आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सी। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक आपको क्या दे दिया है, न्यूमेरिकल दे दिया है, तो या तो आप न्यूमेरिकल करें या तो आप ये कर लें। अगला कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट धारिताओं की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, मतलब प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाएं। तो देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा है कि समांतर प्लेट यहाँ पे संधारित्र होगा, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता हम कैसे धारिता, ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पढ़ना चाहे तो आप लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक, फिर से ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पर हमारी वीडियो मिल जाएगी। और इसकी धारिता कैसे बढ़ाते हैं, तो पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है, बट ऐसे नहीं, हमें पूरी विस्तार तरीके से बताना होगा फिगर के साथ, जो कि हमने आपको बता दिया है। देखिए 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, सिंपल सा है। अगला देखिए, अब देखिए ये हमारा 5 नंबर वाला टॉपिक आ गया। देखिए सिंपल सी बात कह दिया कि बोर का जो क्वांटम अभिगृहित क्या है और इसके स्पष्टीकरण डी ब्रॉगली द्वारा कैसे किया गया है, बोर का परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। देखिए कुछ ना समझ में आया ऐसे हमने कह दिया, तो देखिए हमें सिंपल सा बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी कमियां यदि आप लिख देते हैं 100% आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, मिल जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन घुमाने की आवश्यकता यहाँ पे दे दिया है, घुमा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल सा लिखते हुए चल देना है। अगला देखिए, अथवा में आपको एक फिर से न्यूमेरिकल दे दिया, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि या तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लें या इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपका जो नाव है वो पार हो जाएगा। और न्यूमेरिकल भी आपका खराब है और टॉपिक भी यदि आपने तैयार नहीं किया तो भैया नाव तो डूबेगा ही। तो मैं नहीं चाहता कि आपका नाव डूबे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। चैनल पे जो भी चीज़ें अपलोड हो रही हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए, टाइम निकालकर ज़रूर कॉपी पेन में लिखते हुए सीक्वेंस वाइज चलिए। सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज से भी यदि आप तैयारी करते हैं, अभी तो अगस्त है ना, अगस्त मान लीजिए चलिए हट गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कम से कम दिसंबर तक अगर हम ले कर चले तो 4 महीने हैं, मतलब 3 चौको 12, 120 दिन है, 120 दिन है आपके पास। यदि आज से आप प्रत्येक दिन केवल 2-2 वीडियो भी तैयार करते हैं, 2-2 वीडियो, तो आप आसानी से कितने लगभग 80 अभी तक 70 आपके मान लेते हैं, 50 से 60 से 70 अभी तक वीडियो अपलोड किए गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो अगर आप 2-2 वीडियो भी अपलोड करते हैं तो 2 मंथ में आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आगे आप चलते रहिए, इसको भी आप पीछे की भी वीडियो देखते हुए 2 महीने में आप चले जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, नवंबर दिसंबर में सीक्वेंस वाइज जैसे हम स्टडी करा रहे हैं वैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो आपकी स्टडी अच्छी हो सकती है और होती जब आप मेहनत करेंगे तो, क्यों नहीं होगी।
अगला देखिए फिर से कह रहा है यौगिक जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब बनाने के एक किरण आरेख बनाइए, इनके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र को स्थापित कीजिए। सिंपल सी बात है, जो सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उसके पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना है चित्र के साथ, और उसकी आवर्धन क्षमता एक होती है जो है m=, तो वो भी आवर्धन क्षमता भी आपको बताना है। किसी किसी बुक में m ना देकर p से भी दर्शाया गया है। इसके नीचे फिर से एक आपको न्यूमेरिकल दे दिया, तो तैयार करते रहिए। 5 नंबर वाला टॉपिक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी हमने टॉपिक करा दिया है, ठीक है ना। इस बार भी हम फिर से डिजिटल बोर्ड पर ही कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय मेरे पास व्हाइट बोर्ड था तो उसी पर हमने कराया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लिख लीजिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ब्रदर सर। अगला कहता है चुंबक का परमाणुविक मॉडल क्या है। चुंबक का परमाणुविक मॉडल क्या है ये आपको बता देना है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद बताइए, इनका एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए ये बांट दिया, जो चुंबक का परमाणुविक मॉडल बता देंगे तो इससे आपको 2 नंबर या 3 नंबर देगा, और फिर से इनमें तीनों में अंतर आप बता देंगे तो 2 नंबर या 3 नंबर दे देगा। बात समझ रहे हैं ना। इसी को लेकर 2 क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ देखेंगे चुंबक का परमाणुविक मॉडल हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। आप पढ़ना चाहें तो लिखिएगा चुंबक का परमाणुविक मॉडल ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी को भू चुंबकत्व भी कहकर आपसे पूछता है, ठीक है ना। भू चुंबकत्व परमाणुविक मॉडल भी कहता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं आना है। फिर से एक न्यूमेरिकल, फिर से एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया, ठीक है ना। अथवा में अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझेंगे, कह रहा है कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। और देखिए फिर से एक दूसरा क्वेश्चन कह दिया कि पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी की प्रक्रियाओं का आरेख से खींचकर आपको समझाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। क्या यहाँ से आप याद रखेंगे, पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी एक होता है जो होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, आप लिखिएगा पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर से लिखिएगा पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ब्रदर सर, वो भी वीडियो मिल जाएगा। 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन पत्र समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे अब हमसे क्या कर दिया, स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अब गॉस का नियम क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। इनका उपयोगों के उपयोग देखिए, यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछ लिया गया, एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए तथा स्रोत आवेश तथा स्टैटिक आवेश Q0, स्टैटिक्स आवेश Q0 के कूलाम के नियमों का निगमन कीजिए। मतलब यहाँ पे ज्यादा ही आपसे पूछ लिया, आपसे कह दिया सबसे पहले गॉस का नियम उसका एक्सप्लेन करना है, फिर से कूलाम के नियम में को भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, तब जाकर 5 नंबर मिलेंगे। तो या तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी तैयार करें, या आपको गॉस का नियम आप तैयार करें या कूलाम का नियम। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नियमों का यहाँ पे कुछ मान दिया होता है, नियतांक को कुछ वैल्यूओं का मान दिया होता है जिसको आपको देख लेने की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको पता है, न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, प्लांक नियतांक का मान, और ये क्या लिखा है, बोल्ट्जमान का नियतांक क्या होता है। तो ये आपको सभी का मान दिया है। और यहाँ पे ये क्या दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.86 × 10⁻12, ठीक है, ये आपका मान दिया है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आता है आपके बोर्ड एग्जाम में,
मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को खासकर मिला होगा कि किस टाइप के आपके प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेम टू सेम इसी प्रकार का आपका पूछा भी गया है और इस बार भी 100% आपको ऐसा ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मेरा यही सजेशन है और सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप के जितने भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं वो तैयार कीजिए। आपको एक 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं फिजिक्स में, वो तैयार कीजिए। केमिस्ट्री में आपको 75 टॉपिक बताए गए हैं, उसको तैयार कीजिए। और बायोलॉजी में आपको 85 टॉपिक बताए गए हैं, वो तैयार कीजिए, आपको मिल जाएंगे। अगर इनका पढ़ना है तो केवल आप लिखिएगा कि फिजिक्स क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएंगे, या चैनल पे भी जाकर आप ढूंढ कर भी स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप स्टडी कीजिए। फिर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे फ्री में आपको जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, आवश्यक वीडियो होंगे, आवश्यक PDF नोट्स होंगे, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।